गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे समाजशास्त्र में। पिछले क्लास में हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे सत्ता क्या है, शक्ति और सत्ता क्या है, सत्ता कितने प्रकार की है, उसको हम लोग देखें। आज आगे थोड़ा सा देखेंगे कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था क्या है। ये है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था क्या है। तो जितनी भी अब तक भारत में अब तक जितनी राजनीतिक प्रणालियां हैं वो सब लोकतंत्र के अंतर्गत आती हैं। लोकतंत्र व्यवस्था जो होती है वह सबसे बड़ी व्यवस्था है, महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अब इस लोकतंत्र का निर्माण करने में किन किन इकाइयों का, ये छोटी छोटी इकाइयां हैं, इन इकाइयों का सहयोग है तो लोकतंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। पहला जैसे इसमें सरकार है, दूसरा राजनीतिक दल, अधिकारी तंत्र, दबाव समूह और अभिजन। ये 5 इकाइयों से मिलकर के लोकतंत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सरकार। जब भी कोई सरकार होती है, किसी भी सरकार का निर्माण लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत सरकार का जो भी निर्णय होता है उसमें व्यक्तियों और जनता के द्वारा जो भी किया जाता है, व्यक्तियों के द्वारा जो किया जाता है, सरकार के द्वारा जनता के प्रति जो किया जाता है, उसमें राजनीतिक दलों का मुख्य योगदान होता है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र का निर्माण या लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होना असंभव सा प्रतीत होता है। अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो आज से नहीं, स्वतंत्रता के पूर्व से ही, पूर्व मतलब पहले से, स्वतंत्रता के पहले से ही राजनीतिक दल चला आ रहा है। अगर राजनीतिक दल की परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसे व्यक्तियों का संगठन है, ऐसे व्यक्तियों के समूह का संगठन है जिसमें सबके विचार जो है एक समान होते हैं। राजनीतिक दल में प्रत्येक सदस्य का, उसमें पाए जाने वाले जितने सदस्य हैं, सबके विचार एक समान होते हैं। तो ये राजनीतिक दल आज कहेंगे स्वतंत्रता पूर्व भी था और अभी वर्तमान समय में भी है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद 1950 से संविधान जब लागू हुआ उसके बाद से ही अभी हम 2019 तक बात कर सकते हैं। 2020 को नहीं गए, 2019 तक का हम देख रहे हैं कि अभी तक ये लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चली आ रही है। इस व्यवस्था में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये राजनीतिक दल की मुख्य विशेषता होती है। विशेष करके जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले राजनीतिक दल का निर्माण हुआ था, वह राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा दल था? पहला जो दल था उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पार्टी का या इस राजनीतिक दल का गठन हुआ कब? जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, यानी सन 1885 में जो संगठन हुआ था राजनीतिक दल का, पहला राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये 1885 में लागू किया गया था। ठीक है। उस समय में चूंकि विदेशियों को, ब्रिटिश सरकार को हटाना था, आज़ादी की मांग थी, तो विदेशियों बाहर जाओ, खदेड़ने की प्रवृत्ति से, विदेशियों को भगाओ की नीति से इसका उद्देश्य क्या बना था कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, विदेशी चीज़ों में उनको हटाना, जो उनके सामान थे उनको हम हटाने के लिए तैयार थे। और उसी के दौरान एक आंदोलन हुआ था जिसमें सारी विदेशी चीज़ों को फेंक दिया गया था, जला दिया गया था। तो आज़ादी से पूर्व की ये घटना थी और उस समय ये पहली राजनीतिक दल का निर्माण हुआ था। आज क्या है, वर्तमान समय में हम क्या करते हैं? हमने उस समय जो किया आज वो वर्तमान में नहीं है। आज हम क्या करते हैं? वर्तमान में जो विदेशी चीज़ है उसको ही अधिक से अधिक हम एक्सेप्ट करते हैं। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, अधिकांशतः हम भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का विकास कर रहे हैं और इधर जो है यूज़ कर रहे हैं। विकास करने की बात करते हैं भारतीय संस्कृति और यूज़ क्या करते हैं? विदेशी संस्कृति को, विदेशी सभ्यता को लेकर के चलते हैं। विदेशी सामानों को खरीदना हम उचित चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको कहते हैं ये ब्रांड की चीज़ है। ब्रांड कहते ही दिमाग में आता है कि विदेशी चीज़ है। तो विदेशी चीज़ का बहिष्कार करने की ये पार्टी का निर्माण हुआ था। लेकिन हम
थोड़ा परिवर्तित हो गए हैं, उन चीज़ों के प्रति हमारा फिर से आकर्षण हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो कहीं न कहीं इस ब्रांड के निर्माण के क्रियाकलाप में भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश ही गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक मोबाइल कंपनी की, अगर बात करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद भारतीय मूल के लोग ही वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के अपने दिमाग का उपयोग करके और नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं और उस टेक्नोलॉजी पर मुहर लग जाती है दूसरी जगह की और उसको हम कहते हैं कि ब्रांडेड चीज़ है। सपोज करो एक सैमसंग कंपनी की बात ले लो। आज अधिकांश लोगों के पास सैमसंग के मोबाइल होते हैं, तो ये हमारे देश की नहीं है। हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को क्या कहते हैं? लोकल चीज़ है। लोकल है यानी हमारे देश का बना हुआ है, इसमें वो अच्छी चीज़ें जो ब्रांडेड में होती हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें तो बनती हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होती है। और वो क्वालिटी हमारी कहाँ गई? विदेशों में चली गई। हमारे यहाँ जो क्वालिटेटिव लोग थे, जो क्वालिटी जिनके पास थी, वो विदेशों में जाकर के शिक्षा पाए, वहाँ उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और नए मोबाइल को लॉन्च किया और वो आ गई हमारे कंट्री में। तो हम कहते हैं कि हमने ब्रांडेड चीज़ को इस्तेमाल किया, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक दल का निर्माण हुआ था वो इसी के लिए हुआ था कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। ठीक है। तो ये आज़ादी के बाद जो अब तक राजनीतिक दल बने, इस राजनीतिक दल की संख्या लगभग 1785 है। 1785 राजनीतिक दल है। इसमें से 7 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको की सहमति दी गई है, जिनको कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, जिनको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। ये 7 जो होते हैं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। बाकी जो उसके अलावा 49 जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हैं। 49 ऐसे हैं जो राज्य स्तर की पार्टी के रूप में काम करते हैं, राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में कार्य करते हैं। शेष इसमें से इतना निकाल देने के बाद लगभग 1729 माइनस कर देते हैं, तो 1729 जो पार्टी है ये पार्टी निर्दल रूप में, स्वतंत्र रूप में कार्य कर रही है। जो कि हम लोग चुनाव के समय में देखते हैं कि ये जो मुख्य पार्टियां होती हैं इनके साथ ये जो स्वतंत्र पार्टियां होती हैं कैसे जुड़ती हैं, जीते हुए प्रत्याशी के कैसे खरीद फरोख्त होती है, कैसे बड़ी पार्टियों के साथ मिलते हैं, ये हम लोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान देखते हैं। ठीक है। तीसरी चीज होती है अधिकारी तंत्र। अधिकारी तंत्र में होता है कि जो भी कार्य होता है वह अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। सरकार के जो भी कार्य होते हैं अधिकारी के माध्यम से किए जाते हैं। अधिकारी तंत्र को हम नौकरशाही व्यवस्था भी कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं? नौकरशाही व्यवस्था। नौकरशाही का मतलब ये सर्वेंट से नहीं है, मतलब ये सरकार का निर्माण करने वाले में सरकारी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। और ये सरकारी तंत्र कौन कौन से हैं? जो राजनीतिक दल में पाए जाने वाले जो सदस्य होते हैं वही अधिकारी तंत्र होते हैं। ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि अधिकारी तंत्र के अंतर्गत किसको रखा जाता है? विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इस अधिकारी तंत्र के सिस्टम के अंतर्गत इस राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा अधिकारी तंत्र की जो नियुक्ति की जाती है या कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, वह नियुक्ति सरकार के द्वारा मान्य की जाती है। जैसे कोई नियुक्ति होती है, आपको दिखती होगी कि कोई भी कंपनी में या कहीं अगर कोई नियुक्ति होती है तो नियुक्ति कर लिया जाता है, लेकिन उसका जो सर्वसम्मति जो दी जाती है वो एक मुखिया जो होता है वही करता है। तो वैसे ही सरकार है, सरकार के द्वारा किसी को मान्यता दी जाती है। इसके लिए योग्यताएं और उनकी जो ज्ञान है वो सब निर्धारित होता है। अधिकारियों को मिलने वाले वेतन का निर्धारण होता है। इसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करना होता है। वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को एक नहीं कर सकता है। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई जिलाधिकारी है, उसको जो गाड़ी मिली हुई है उस गाड़ी का दुरुपयोग वो अपने परिवार के लिए नहीं कर सकता है। उस गाड़ी का उपयोग केवल बस प्रशासनिक कार्यों के लिए ही कर सकता है। तो इस तरह से अधिकारी तंत्र की बहुत सारी ये विशेषताएं हैं।
इसके बाद है दबाव समूह होता है। दबाव समूह जो होता है ये थोड़ा सा राजनीतिक दल से अलग होता है। राजनीतिक दल से अगर हम देखें तो ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है, यह भी एक सामूहिक गठन है, संगठन है, व्यक्तियों का एक समूह है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि यह जो भी कार्य करता है जनता के हित के लिए करता है। यानी इसका उद्देश्य होता है सर्वजन हिताय की भावना से यह कार्य करता है और सरकार पर दबाव डालता है। पहला जो तंत्र है सरकार पर दबाव डाल करके उस कार्य को करने का कार्य उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसको कहते हैं दबाव समूह। तो ये राजनीतिक प्रणाली से, राजनीतिक समूह से थोड़ा सा हट करके रहता है। राजनीतिक दलों को भी इसका भय रहता है कि कहीं ये दबाव समूह हमसे कोई कार्य न करा ले या कहीं हमारी हार न हो जाए, इस तरह से इनको भी एक भय बना होता है। अंतिम जो संरचना है इसकी वो है अभिजन, इंग्लिश में कहते हैं एलाइट। अभिजन, जिसको कि कुछ लोग इसको सामान्य रूप में कहते हैं संभ्रांत सदस्य, माने ये बहुत माननीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। तो कुछ लोग संभ्रांत को अगर हम कहें तो संभ्रांत को कुछ लोग धन से लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ धन से नहीं लिया जाता है, यहाँ पर उनके अधिकार से लिया जाता है। यह अभिजन जो होते हैं इनका मुख्य जो गुण होता है कि इनकी प्रकृति होती है कि ये शक्ति का प्रयोग करते हैं, बौद्धिक क्षमता होती है, प्रशासनिक योग्यता इनके अंदर होती है, सैन्य शक्ति होती है, इसके साथ साथ आर्थिक शक्ति भी इनके पास होती है और साथ ही साथ इनमें नैतिक शक्ति होती है। ये सब के कारण से इनका जो महत्व होता है बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इसके प्रभावशाली होने के कारण से ही इसको हम अभिजन या संभ्रांत सदस्य कह सकते हैं। जैसे सपोज करो कि किसी जिलाधिकारी का नियुक्ति होना, शिक्षा अधिकारी का नियुक्ति होना, इस तरह से जो भी आते हैं ये सब अभिजन के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की संरचना करने में ये छोटी इकाइयों का मुख्य योगदान है। तो इस पर छोटे छोटे टॉपिक्स पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि राज्य का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। ठीक है।